यस दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर 2 के एसपी में, 12th एसपी में, सीरीज नंबर 2, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें हम आज क्विक रिकैप, फास्ट रिकैप देखने वाले हैं। फटाफट से मैं पॉइंटर रीड करूंगा। ऑफ कोर्स वर्ड टू वर्ड में रीड टीच नहीं करने वाला। कुछ दिनों में हमारी एग्जाम है, वो हिसाब से फास्ट फास्ट रिकैप हम करने वाले हैं। और अगर आप इससे भी डिटेल में देखना चाहते हो तो आप मैराथन का कोर्स परचेस कर सकते हो, जो लिमिटेड टाइम में पूरा सिलेबस कवर करवा रहा है और टेस्ट सीरीज भी उसमें दी गई है। ठीक है, सो लेट्स सी। यस, सबसे पहले फाइनेंस। सो ऑफ कोर्स हर बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है, और फाइनेंस लाने के लिए अलग अलग सोर्सेस होते हैं, जिसमें बेसिकली दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट, जो है डेब्ट, और एक है डेब्ट और दूसरा है इक्विटी कैपिटल। ठीक है, देखते हैं चुन चुन के एक एक को। तो बेसिकली सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ये चार्ट हम पूरा कवर करने वाले टॉपिक में, ऐसा बोला तो भी चलेगा। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस के दो सोर्स है, एक तो ओन कैपिटल, नहीं तो बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में एक है शेयर्स। शेयर्स में दो पॉइंट है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद रिटर्न अर्निंग है, और बोरोड कैपिटल के नाम दिए हुए, डिवेंचर से, पब्लिक डिपॉजिट से, बॉन्ड से, एडीआर, जीडीआर, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेड क्रेडिट है। इसमें कुछ चीजें 25% रिड्यूस्ड की गई है सिलेबस रिडक्शन में। ठीक है, वो हम आज कवर करने नहीं वाले। सो चलो करते स्टार्ट। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट ओन कैपिटल। सो ओन कैपिटल मतलब सीधी सी बात है, जो कंपनी का खुद का पैसा है, कंपनी के ओनर्स का पैसा है। और कंपनी के ओनर्स ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, सो शेयर होल्डर्स का पैसा मतलब शेयर्स का पैसा या फिर रिटेन अर्निंग का पैसा। तो अब बात करते हैं शेयर्स की। सो शेयर्स में क्या है? शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। याद रखना डेफिनेशन। शेयर मीन शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। ओके, सो बेसिकली कंपनी का जो भी टोटल वैल्यू होता है वो छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड होता है, छोटे छोटे पार्ट में, और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं शेयर्स। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के फीचर, ये इक्विटी के या प्रेफरेंस के, ये जनरल फीचर है शेयर्स के फीचर्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ज्यादा चांसेस इक्विटी शेयर्स के है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के, मतलब स्पेसिफिक पूछने के चांसेस ज्यादा है, रादर देन सिर्फ मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स। इसके चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, बट हम स्किप नहीं करेंगे, आज देख लेंगे, बट फोकस हमारा इक्विटी शेयर्स पे ज्यादा रहेगा। लेट्स सी शेयर्स। सो शेयर क्या है? इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन टोटल शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट बोले तो शेयर। नेक्स्ट इज ओनरशिप। भाई ओनर जो होते हैं शेयर होल्डर को, शेयर्स के, उन्हें हम शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, सो शेयर के ओनर these are known as shareholders. Next, distinctive number. हर शेयर्स का एक डिस्टिंक्टिव डिफरेंट नंबर होता है, डिस्टिंक्ट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, और आज के डेट में ऑफ कोर्स डीमैट अकाउंट यूज किया जाता है, डीमटेरियलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब प्रूफ क्या है हमारे पास हमारी ओनरशिप का, वो है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पर अगर हमारा नाम लिखा है तो हमारे लिए प्रूफ रहेगा कि हमारा खुद का शेयर है। और डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट में भी हम देख सकते हैं, वो मतलब विजिबल, कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, बट डीमैट अकाउंट के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि मतलब किसी भी पर्सन के पास कितने शेयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो हर शेयर्स की वैल्यू होती है, और ऑफ कोर्स वो मेजर की जाती है अलग अलग टर्म्स में। उसमें से फर्स्ट है फेस वैल्यू। नॉर्मली शेयर्स के फेस पे, मतलब शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे, या फिर जो एमओए में जो शेयर्स की फेस वैल्यू बताई जाती है, दैट इज फेस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इशू प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे शेयर्स इशू किए जाते हैं बाय कंपनी टू पब्लिक, उसे बोलते हैं इशू प्राइस। एंड नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब नाम से समझ रहा है, मार्केट में जो वैल्यू है शेयर्स की। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट जो प्राइस है मार्केट में, वो है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट्स। तो जो राइट्स थे शेयर होल्डर्स के, उसमें से फर्स्ट राइट है टू रिसीव डिविडेंड। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर है तो उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, उनका हक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की जो प्रॉपर्टी है शेयर्स, ये उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब वो शेयर्स किसी को ट्रांसफर करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ शेयर्स। सो काइंड्स ऑफ शेयर्स में बेसिकली एक है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स आते हैं, इसमें सब टाइप भी है, बट याद रखना है सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब शेयर्स में ये जो दो शेयर्स है इक्विटी और प्रेफरेंस, तो इसमें इक्विटी शेयर्स में भी दो टाइप के हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। सर क्या है एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई चांसेस नहीं एग्जाम में आने के। इक्विटी शेयर्स का टाइप तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, 1% चांस भी नहीं है।
एटलीस्ट प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो भी एक बार क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स के नहीं। ओके, सो इसमें क्या क्या, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, या फिर इरिडीमेबल, सॉरी इरिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो ऐसे 8 टाइप्स है, मतलब 4 पेयर में आपको याद रखना है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, देन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, irredeemable। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स मतलब क्या, दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। डेफिनेशन एकदम सिंपल है, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। शेयर्स के दो ही टाइप है, इक्विटी और प्रेफरेंस, और जो प्रेफरेंस नहीं है वो है इक्विटी शेयर्स। ओके, सो डेफिनेशन सही है, हमें सिर्फ इतना लिख के काम नहीं चलेगा, हमें ये भी लिखना पड़ेगा आगे कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो राइट मिल रहे थे वो इक्विटी को नहीं मिलते। मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, डिविडेंड में इनको प्रायोरिटी नहीं होती है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है फिर इक्विटी शेयर्स को। और इन एडिशन टू दिस, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए, कंपनी बंद होने के बाद सब लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है, तो वो लायबिलिटीज पे करते हुए भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला। ओके, नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स। यस, ये एग्जाम में आने के चांसेस है, एग्जाम में आ सकता है, ये फीचर्स सबके सब याद रखना। बस दोस्तों, टाइम लिमिटेड है, हमें ज्यादा टाइम में ज्यादा, मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, वो हिसाब से मैं भाग रहा हूँ। बट डिटेल में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपको वो हम चीजें प्रोवाइड करेंगे। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, परमानेंट कैपिटल। भाई इक्विटी शेयर्स ये परमानेंट कैपिटल बोला जाता है, क्यों? बिकॉज दीज आर इररिडीमेबल शेयर्स। इररिडीमेबल मतलब क्या, नाम से समझ रहा है भाई, एक बार अगर शेयर्स इशू कर दिया कंपनी ने, पब्लिक से पैसा ले लिया, उनको वापस कभी पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, अनलेस कंपनी बंद ना हो जाए। कंपनी अगर वाइंड अप हो जाए तो कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा तब इक्विटी शेयर्स को पैसा दिया जाएगा, तब तक नहीं। ठीक है, सो इक्विटी शेयर्स का जो कैपिटल होता है परमानेंट कैपिटल होता है, क्योंकि वो कंपनी के लाइफ टाइम में रिटर्न कभी देना ही नहीं है। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। ये एक लोचा है भाई, इक्विटी शेयर्स के केस में डिविडेंड जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, कभी अप है तो कभी डाउन है। कंपनी ने अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो मे बी डिविडेंड हायर रहेगा, इफ कंपनी इज इन लॉस तो डिविडेंड जीरो रहेगा। इवन कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया तो भी डिविडेंड मिलना जरूरी नहीं है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, उन्होंने अगर रिकमेंडेशन किया तभी वो डिविडेंड दिया जा सकता है। ठीक है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और एजीएम में वो फाइनल होता है, तो डिविडेंड ये फ्लक्चुएटिंग होता है, इट डिपेंड्स ऑन वी कैन से प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, राइट्स। भाई सबसे पहला राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स का, राइट टू वोट। भाई अगर हम इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो हम इक्विटी शेयर, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर, हम कंपनी के ओनर बन जाते हैं, और अगर अपना ओनर है तो अपने को वोटिंग राइट होता है, एजीएम में बुलाया जाता है और वोटिंग राइट दिया जाता है, वोटिंग से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वगैरह इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। भाई शेयर होल्डर को ये भी राइट है कि जो भी प्रॉफिट हो उसमें उनको शेयर मिलना चाहिए। बोले तो डिविडेंड, जो प्रॉफिट का पार्ट डिविडेंड डिवाइड किया जाता है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स शेयर होल्डर का राइट है, इक्विटी शेयर होल्डर का, कि उनको प्रॉफिट का पार्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। जो कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक्स है वो चेक करने का राइट है शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर ओनर है, वो बोल सकते हैं हमें बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने, तो ऑफ कोर्स कंपनी को अवेलेबल करवा देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। अगर मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर है और मैं अगर किसी को शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, तो वो इमीडिएटली मैं कर सकता हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अगर पब्लिक कंपनी है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इवन पब्लिक कंपनी भी रहा, सॉरी प्राइवेट कंपनी भी होगी तो वहां पे रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर है बट बैन नहीं है, ट्रांसफर पे बैन नहीं है। तो बस एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर अप्रूवल दे दिया तो शेयर ट्रांसफर पॉसिबल है, इवन दो इन प्राइवेट कंपनी। तो कहने का मतलब ये है, हम इक्विटी शेयर होल्डर है और हमारे पास राइट है दैट वी कैन ट्रांसफर शेयर, क्योंकि कंपनी तो पैसे देने वाली है नहीं लाइफ टाइम, तो हमें पैसे चाहिए तो क्या करें भाई, दूसरे को शेयर्स दे दो। ठीक है, नेक्स्ट इज नो प्रेफरेंशियल राइट। अभी अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। किस चीज में नहीं होता? डिविडेंड मिलने के केस में भी नहीं होता, और कंपनी बंद होने के बाद जो रीपेमेंट किया जाता है तो उसमें भी देयर इज नो एनी प्रेफरेंशियल राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग पावर। सो जो कंपनी की कंट्रोलिंग पावर है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भाई ऐसा समझ लो कि जैसे कठपुतली को नचाया जाता है ना, वैसे कंपनी मतलब पूरे कंपनी को संभालने वाले इक्विटी शेयर होल्डर है, दे आर द मेन डिसीजन मेकर्स, ऐसा बोल सकते हैं। वोटिंग, क्योंकि बड़े बड़े डिसीजन में कंपलसरी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ओपिनियन लगता है और उनके वोटिंग से ही डिसीजन लिया जा सकता है।
ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी संभालने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करने वाले शेयर होल्डर्स है, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे कंपनी पे कंट्रोल है, सो दे हैव द कंट्रोलिंग पावर। नेक्स्ट इज रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफ कोर्स रिस्क बहुत होती है, बट दे आर द शॉक एब्सॉर्बर, क्योंकि बिजनेस में अगर लॉस हो जाए, बिजनेस में अगर इन केस लॉस हो जाए या इनसफिशिएंट प्रॉफिट रहे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलने वाला, बट दे आर गोइंग टू टेक दैट रिस्क। ओके, सबसे ज्यादा रिस्क होती है इक्विटी शेयर होल्डर को, प्राइस भी कम ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट इज रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, भाई लाइन में देख लो इतने लोग खाने वाले, ये सब होने के बाद अगर कुछ बच गया तो भाई इसको मिलेगा खाना, मतलब लास्ट पर्सन को इज रेसिडुअल क्लेमेंट, मतलब बचा हुआ प्रॉफिट का कुछ पार्ट रहा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट्स। अगर इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं और शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं तो उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो चार्ज ऑन एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज बोनस इशू। भाई ये एक राइट है, शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स मिल सकता है, अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही वो राइट होता है कि उनको बोनस शेयर्स मिल सकता है। ऑफ कोर्स नाम ही बता रहा है फ्री में वो शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट इशू। राइट इशू के केस में अगर कंपनी को और ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी और फंड रेज करना है, कंपनी एक्सपांड वगैरह करना है, तो ऐसे केस में जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको राइट दिया जाता है कि आपको अगर चाहिए तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स ले लो, अगर आप नहीं लेना चाहते तो हम वो शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेंगे। ओके, सो दिस इज राइट इशू। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। सो नॉर्मली शेयर्स का फेस वैल्यू होता है 10 रुपीज, लेकिन वो कम भी हो सकता है 1 रुपए तक। तो 10 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी, 1 रुपी हो सकता है, तो मिनिमम 1 रुपीज वैल्यू होती है और मैक्सिमम 10 रुपीज फेस वैल्यू होती है किसी भी इक्विटी शेयर्स की। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। भाई मार्केट वैल्यू तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, आप देख सकते हो ये चार्ट कितना फ्लक्चुएशन है, कभी अप है तो कभी डाउन है, हर सेकंड में हर मिनट में प्राइस चेंज होते जाती है शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की। सो मार्केट वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। ये एक भाई बड़ा बेनिफिट हो सकता है इक्विटी शेयर्स के लिए, अगर मैंने इक्विटी शेयर्स लिया उसका प्राइस बढ़ गया तो डेफिनेटली माला माल हो जाऊंगा, मैं प्रॉफिट अच्छे से कमा लूंगा, मतलब डिविडेंड तो मिलता ही है, डिविडेंड एक पार्ट हुआ, लेकिन डिविडेंड के एडिशन में जो शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है ना, कैपिटल एप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं, ये भी एक बेनिफिट हो सकता है शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। क्योंकि जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है तो डेफिनेटली मार्केट में अच्छा गुडविल क्रिएट होता है, और अच्छा गुडविल अगर क्रिएट हो गया तो ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो दो टाइप है, काम के नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं दिया है भाई। सो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ऐसे शेयर जिनको दो प्रेफरेंशियल राइट है। कौन सा? फर्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड में पहले पेमेंट, पहले प्रायोरिटी रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, एंड दूसरा प्रायोरिटी और वी कैन से प्रेफरेंस इन रिटर्न ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल रिटर्न करना है, रीपेमेंट करना है, तब भी प्रेफरेंस दिया जाता है प्रेफरेंस कैपिटल में, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। फीचर्स, फीचर में फर्स्ट है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में नाम में ही प्रेफरेंस, तो इनको डिविडेंड में प्रेफरेंस दिया जाता है। सो कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस होल्डर्स को, और कुछ बचा तो फिर इक्विटी का नंबर, ठीक है। सो ऑफ कोर्स प्रेफरेंस होल्डर को प्रायोरिटी है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो मीनिंग में था वो फीचर्स में भी है। सो व्हेन द कंपनी इज वाइंड अप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल in the sequence of priority, definitely preference shareholder have the priority to get the repayment of capital. नॉर्मली इनका तो पेमेंट मैच्योरिटी के बाद मिल जाता है, 2 साल 5 साल 10 साल जो भी है उसके बाद पेमेंट मिल जाता है, बट इन केस कंपनी वाइंड अप हो भी गया तो प्रेफरेंस रहेगा ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को। नेक्स्ट इज फिक्स रिटर्न, कोई रिस्क नहीं भाई, टेंशन नहीं है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एवरी ईयर फिक्स परसेंटेज डिविडेंड मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल जो है वो नॉर्मली परमानेंट कैपिटल नहीं होता, उसकी कुछ मैच्योरिटी की लाइफ होती है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते टाइम ही बोला जाता है कि 5 इयर्स 7 इयर्स 10 इयर्स व्हाटएवर, तो उतने साल होने के बाद रीपेमेंट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स का। सो वी कैन से दीज आर नॉट परमानेंट कैपिटल, परमानेंट नहीं है, ठीक है, और ये सेफ कैपिटल है क्योंकि इसमें रिस्क कम है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज। भाई प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू चेंज होता ही नहीं, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी फिक्स है, मतलब रिटर्न फिक्स है, और इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा क्यों? इक्विटी के इस केस में कैसा है कि रिटर्न जो मिलने वाला है डिविडेंड वही फ्लक्चुएटिंग है, तो प्राइस भी फ्लक्चुएट होती है। यहाँ पे डिविडेंड फिक्स है तो प्राइस फ्लक्चुएशन एज गुड एज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, उनको एजीएम में भी नहीं बुलाया जाता
और उनके कोई कंपनी का कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग में भी उनका कोई पार्ट नहीं होता। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है तब उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बात है तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा। नेक्स्ट, रिस्क। इन्वेस्टर्स जो कॉशियस होते हैं, जो ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते, वो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि भाई इसमें रिस्क लिमिटेड है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, इसमें कम से कम फिक्स डिविडेंड मिल जाएगा, और इन केस कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो भी मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होगा, प्राइस में भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। नॉर्मली फेस पे लिखी हुई वैल्यू, अरे मतलब इसके नहीं रहे, शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे लिखी हुई वैल्यू ये 100 रुपीज होती है फेस वैल्यू, मतलब इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 100 और इन टर्म्स ऑफ 100 नॉर्मली 100 रुपीज। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ बोनस इशू। भाई बोनस इशू तो इनको नहीं मिलेगा, राइट इशू भी इनको नहीं मिलेगा। बोनस इशू और राइट इशू ये दोनों भी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, बोनस शेयर्स के लिए नहीं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर। इसमें कैसा इन्वेस्टर आएगा, जो कॉशियस है, जो रिस्क नहीं उठाना चाहता, जो कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है, ऐसा इन्वेस्टर डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेगा। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स में देखो, फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है एग्जैक्टली? क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना। सो इन केस अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल प्रेफरेंस होल्डर्स को डबल डिविडेंड मिलेगा। पिछले साल जो डिविडेंड नहीं मिला था वो वाला, और करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ तो इस साल मिलेगा डिविडेंड, ऐसा 2 साल का डिविडेंड मिलेगा। मान लो 3 साल कंपनी लॉस में थी और चौथे साल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो 1 2 3 4 चारों साल का डिविडेंड देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिस केस में डिविडेंड क्यूमुलेटिव मतलब टोटल होते जाता है और एग्रीगेटली पेड किया जाता है जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है, मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव। जब तक एओए में कुछ अलग नहीं दिया जाता देन इट इज एज्यूम कि प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव ही है। और नॉन क्यूमुलेटिव ऑफ कोर्स इसके अपोजिट यार, जिस केस में रात गई बात गई, ये साल में प्रॉफिट नहीं था, डिविडेंड नहीं मिलेगा, खत्म किस्सा। सो डिविडेंड ऑन द शेयर्स आर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। तो प्रॉफिट रहा उसी साल डिविडेंड मिलेगा, अगले साल बहुत प्रॉफिट हुआ फिर भी पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसमें एक्यूमुलेट नहीं होता, नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, लेकिन उसके बाद इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद भी प्रॉफिट बचा है तो वापस वो सरप्लस प्रॉफिट में भी कुछ शेयर मिलेगा प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को। तो ऐसे टाइप के जो शेयर्स होते हैं उसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, जिनको सरप्लस प्रॉफिट का पार्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की तो इनको एक फिक्स डिविडेंड मिलने के बाद एक्स्ट्रा वाले प्रॉफिट में कुछ भी नहीं मिलता। यस बच्चों, क्या डाउट है? सर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस मतलब सिर्फ सरप्लस ही, बाकी कुछ नहीं मिलता? नहीं, मतलब पहले तो उनको फिक्स डिविडेंड मिल जाए, ठीक है, जैसे नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है। उसके बाद इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा और फिर सरप्लस प्रॉफिट में इनको शेयर मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट का भी शेयर मिलेगा, ये पार्टिसिपेटिंग। जिसको सरप्लस प्रॉफिट में कुछ शेयर नहीं मिलेगा, मतलब जो फिक्स डिविडेंड है वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग। ओके, यस। अगर हमें कुछ नहीं दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन देन इट इज एज्यूम्ड। तो प्रोविजन अगर नहीं दिया है देन इट इज एज्यूम्ड दे आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होंगे, ऐसा एज्यूम किया जाता है, कुछ नहीं दिया होगा। ठीक है, अगर हमें क्लियरली बोला है कि वो पार्टिसिपेटिंग है तो पार्टिसिपेटिंग है, नो डाउट। बट कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला मैंने प्रेफरेंस शेयर से, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग है एंड एज्यूम। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी कन्वर्टिबल क्या है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास राइट होता है टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके, जिनके पास राइट होता है, कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड। तो एक फिक्स पीरियड होता है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और उसके फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, उनको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। और जिनके पास ऑप्शन नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। भाई तुमको कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसा ही मिलेगा वापस। ठीक है, पैसा वापस मिलेगा, इक्विटी शेयरहोल्डर्स में कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब रिफंडेबल बोल सकते हैं। सो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको फिक्स रीपेमेंट मिल जाता है। ओके, फिक्स रीपेमेंट मिलने वाला है और वो रीपेमेंट मिलने ही वाला है कंपनी का लाइफ टाइम में, मतलब 2 साल 5 साल जो भी है, टाइम पीरियड फिक्स है। सो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको पेमेंट करना ही है, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
और इरिडीमेबल मतलब जिनको वापस पैसा देने की जरूरत कुछ नहीं है, कंपनी जब वाइंड अप होगी तभी पैसा देंगे, ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप तभी पैसा पे करेंगे, ये होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वो एक जमाना था तब चलता था, बट आज कंपनीज एक्ट ने इस पे बैन लाया है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तुम इशू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है जो एक्यूमुलेट किया जाता है, दैट इज रिटेन अर्निंग, ठीक है। किस लिए, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस, सो बिजनेस में फ्यूचर में यूज कर सके, इसलिए ये रिटेन अर्निंग कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट में हमें सिर्फ यही देखना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है डिटर्मिनेंट्स, दीज आर नॉट एप्लीकेबल। यस, एनी डाउट? unless वही not applicable. यस यस, यही बता रहे थे, यस नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल वाला नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो रिटेन अर्निंग याद रख लो, कंपनी के प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो कंपनी रिटेन करके रखती है फ्यूचर पर्पस के लिए, सपोज फ्यूचर में एक्सपांड करना है या और कुछ पर्पस है, वो सबसे कंपनी संभाल के रखती है, ओके। सो दिस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। नाउ बोरोड कैपिटल, अब तक हमने ओन कैपिटल देखा ना, दो कैटेगरी होती है, वो चार्ट याद आया बच्चों? वो चार्ट आंखों के सामने रखो, क्योंकि पूरे के पूरे टॉपिक में हम चार्ट ही पढ़ने वाले हैं। सो ओन कैपिटल होता है, ओन कैपिटल में शेयर्स और रिटेन अर्निंग, हमने दोनों भी चीजें कवर कर ली, ठीक है, ओन कैपिटल में। अब बोरोड कैपिटल करना है स्टार्ट। सो बोरोड कैपिटल, पहले तो मीनिंग समझते हैं। मीनिंग तो नाम में ही है, जो कैपिटल बोरो किया होता है मतलब खुद का नहीं होता, ओनर्स का नहीं होता, ओनर का रहा तो उसे ओन कैपिटल बोलते हैं। सो ये बोरोड कैपिटल मतलब लोन लिया हुआ, लेकिन ये लोन लेता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती है, दे कैन बोरो मनी, ओके। तो वो बोरो कर सकते हैं, बट अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली कंपनी बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर्स, उसमें फर्स्ट है डिबेंचर। सो डिबेंचर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल कर सकता है, ओके। सो डिबेंचर के केस में कंपनी सिंपल पब्लिक को इन्वाइट करेंगी, डिबेंचर इशू करेंगी और वो कंपनी पब्लिक से पैसा लेंगे और उनको फिक्स इंटरेस्ट पे करेंगे। दोस्तों याद रखो, लैटिन वर्ड है जिसका नाम है DVR, वेड, व्हिच मींस टू ओ। तो ओ मतलब पे करना, सो पे जो करना है किसी को उसका मतलब डिबेंचर, ये लैटिन वर्ड हुआ, याद रखना, DEVERE। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है गिवन बाय कंपनी, जो कंपनी दे रही है एज एविडेंस ऑफ डेब्ट। ऑफ कोर्स ये प्रूफ है डेब्ट का कि हाँ भाई डेब्ट है, डेब्ट टू द होल्डर, होल्डर को हम प्रूफ दे रहे हैं कि हमने आपसे लोन लिया है, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, लेकिन ऑफ कोर्स वो लोन ही होता है और नॉर्मली सिक्योर्ड होता है, ठीक है। नॉर्मली इट इज नॉट कंपलसरी, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, बट नॉर्मली डिबेंचर इशू करते टाइम उसको सिक्योर्ड किया जाता है। नाउ फीचर्स ऑफ डिबेंचर, फर्स्ट इज प्रॉमिस। सो भाई डिबेंचर एक प्रॉमिस है कि भाई हमने आपसे पैसा लिया है, हम आपको रीपेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो कंपनी ये प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू के केस में फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज नॉर्मली 100। फेस पे लिखी हुई वैल्यू, फेस पे मतलब चेहरे पे नहीं रहे, जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट होता है ना उसके फेस पे जो लिखी हुई वैल्यू होती है उसे फेस वैल्यू बोलते हैं। सो वो नॉर्मली 100 रुपीज होती है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 100 होता है, ठीक है, 100 और मल्टीपल ऑफ 100, दिस शुड बी द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ रीपेमेंट। सो रीपेमेंट के टाइम की अगर बात करें तो टाइम फिक्स्ड है, ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट में ही लिखा होता है ड्यू डेट क्या है और उस ड्यू डेट पे रीपेमेंट करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। तो रीपेमेंट में प्रायोरिटी में देखो भाई ये तीन लोग खड़े हैं ना, ये 1 2 3, इसमें सबसे लास्ट में जो खड़ा है ये इक्विटी शेयर होल्डर है, उसके आगे जो खड़ा है वो प्रेफरेंस होल्डर है, उसके आगे जो खड़ा है वो डिबेंचर है। कहने का मतलब ये डिबेंचर्स को प्रायोरिटी होती है ओवर द अदर क्लेमेंट्स। डिबेंचर कैपिटल को अदर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में प्रायोरिटी होती है, पहले डिबेंचर वालों को रिपेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज एश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट। एश्योरेंस है भाई, क्योंकि भाई डिबेंचर के सर्टिफिकेट में लिखा है ना ऑलरेडी ड्यू डेट पे आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा, तो एक लेवल से एक टाइप से देखा जाए तो ये एश्योरेंस होता है। इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट की अगर बात करें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पीरियडिकली पे किया जाता है, नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट पेड किया जाता है। नेक्स्ट इज
पार्टीज टू डिबेंचर। डिबेंचर में 3 पार्टी होती है, कंपनी, ट्रस्टीज और डिबेंचर होल्डर्स। सो कंपनी मतलब जिसने पैसा बोरो किया है, उसके बाद ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टीज मतलब कंपनी को कंपलसरी डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है अगर 500 या उससे ज्यादा लोगों से 500 पीपल और मोर उनसे अगर डिबेंचर्स के नाम पे पैसा लेना है तो डेफिनेटली जो डिबेंचर ट्रस्टीज है उनको अपॉइंट करना जरूरी होता है। और डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं वो एक हिसाब से देखा जाए तो डिबेंचर्स के लिए है, डिबेंचर्स के फायदे के लिए, डिबेंचर्स के जो पैसे है डिबेंचर होल्डर्स के, वो पैसे का मिसयूज ना हो इस पे वॉच रखने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सो डिबेंचर होल्डर्स मतलब जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए हुए। नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। किसके पास अथॉरिटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे अगर उनको डिबेंचर इशू करना है या नहीं। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। सो डिबेंचर होल्डर्स आर नॉर्मली क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वो डिबेंचर होल्डर ये कंपनी के क्रेडिटर है, मतलब कंपनी के लिए लायबिलिटी है ना, उनको पैसा देना है तो वो क्रेडिटर है, ओनर वगैरह नहीं है। ओनर तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है। नो वोटिंग राइट। अरे वोटिंग राइट काहे को भाई, तुम ओनर हो क्या तुमको वोटिंग राइट देंगे? नो वोटिंग राइट डिमांड, कोई संबंध नहीं, तुम डिमांड करोगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी। बट डिपेंड्स कंपनी ने कैसे डिबेंचर्स इशू किए हुए, तो वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं या अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इशूअर्स। डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ कंपनी, फिर वो प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, सो दोनों के पास ऑप्शन है तो वो डिबेंचर इशू कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी अगर है तो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, डायरेक्ट पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते डिबेंचर्स के लिए। प्राइवेट कंपनी सिर्फ रिलेटिव्स, डायरेक्टर के रिलेटिव्स, नोन पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, डायरेक्ट पब्लिक को नहीं। जनरल पब्लिक को इनवाइट करने का राइट ऑफ कोर्स पब्लिक कंपनी के पास ही होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। सो डिबेंचर वो भी इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, किसी को डिबेंचर ट्रांसफर कर दो, पैसा ले लो, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट इज सिक्योर डिबेंचर। भाई सिक्योर डिबेंचर है, नाम में ही समझ रहा है, ऐसा डिबेंचर जिसके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी मॉर्गेज रखी हुई है। नेक्स्ट इज अनसिक्योर डिबेंचर। सजेस्ट ऐसे डिबेंचर जिसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं है, देयर इज नो एनी सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर। सो रजिस्टर्ड डिबेंचर में ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनका नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। ओके, सो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर जिसपे नाम, एड्रेस, सब कुछ डिटेल्स है, तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। और दूसरा एक बियरर डिबेंचर होता है, मतलब वो डिबेंचर सर्टिफिकेट है लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। मतलब अगर मुझे किसी को शेयर डिबेंचर ट्रांसफर करना है ना, तो सिंपल डिबेंचर सर्टिफिकेट उस पे हाथ में रख दो, ओनरशिप ट्रांसफर डन, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट इज रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल मतलब ऐसे डिबेंचर जिनका रीपेमेंट किया जाता है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम फिक्स होता है, उस पीरियड के बाद उनका लोन रिपे कर दिया जाएगा, तो ये हो गए रिडीमेबल डिबेंचर। तो इरिडीमेबल क्या होगा? अरे मेरे भाई, ऐसे डिबेंचर जिनका रीपेमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, कंपनी के लिक्विडेशन तक रीपेमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसे होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। लेकिन रियलिटी में ये भी नहीं होते। कंपनी एक्ट बोलता है तुम इरिडीमेबल डिबेंचर नहीं दे सकते, डिबेंचर रिडीमेबल ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिनके पास राइट होता है कन्वर्जन का, वो कन्वर्ट हो सकते हैं फ्रॉम डेब्ट टू इक्विटी। क्या बात है, डिबेंचर होल्डर्स को भी राइट होता है कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके डिबेंचर्स। ओके, सो अगर उनके पास ये राइट है तो वो कन्वर्टिबल डिबेंचर है, और उनके पास अगर ये राइट नहीं है तो वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है, और उनको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैच्योरिटी पे रीपेमेंट ही मिलेगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कन्वर्जन का इनटू इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो तो पब्लिक से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, डिपॉजिट ये 6 मंथ टू 36 मंथ इतने ही पीरियड के लिए होता है। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म में मतलब 5 साल के लिए पैसे चाहिए तो डिपॉजिट का ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है डिबेंचर्स। ठीक है, सो 6 मंथ टू 36 मंथ ये याद ही रखना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट नाम आया तो आपको 6 मंथ टू 36 मंथ लिखना ही लिखना है फॉर श्योर। ठीक है, सो पब्लिक से पैसा मिलने के बाद पब्लिक को वो बदले में डिपॉजिट रिसीट देते हैं, मतलब प्रूफ चाहिए ना पब्लिक को पैसा है तो डिपॉजिट रिसीट होता है, और उसमें ऑफ कोर्स लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, रीपेमेंट कब मिलेगा, वो एक एक्नॉलेजमेंट है कि भाई हमने आपसे लोन लिया हुआ है। तो वो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों भी हो सकता है, बट कंपनी उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं और मैच्योरिटी पे रीपेमेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉन्ड। सो डेब्ट का नेक्स्ट ऑप्शन है बॉन्ड। सो बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी। इसमें होता क्या है बेसिकली,
एक बॉन्ड एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं। बॉन्ड इज इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट। नॉर्मली जब गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी के पास, कंपनी भी इशू कर सकती है बॉन्ड, बट नॉर्मली जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट कैन इशू द बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से पैसा रेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स। तो नेचर ऑफ फाइनेंस भाई, ये बॉन्ड के बारे में, इट इज अ डेट फाइनेंस। नॉर्मली बॉन्ड डायरेक्ट 5 साल, 25 साल, 50 साल तक के लिए भी पैसे ले सकती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द। सीधी बात है, आपने पैसे इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में, हमने आपको बॉन्ड दिया और वादा किया है कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिक्स पेमेंट आपको देने ही वाले हैं, तो आप हो गए हमारे क्रेडिटर, कंपनी के क्रेडिटर, क्योंकि कंपनी को पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न टू बॉन्ड, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स पे रिटर्न रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज रीपेमेंट। बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, जो भी है 5 साल, 10 साल, 25 साल, जो भी है, बट मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है और वो बॉन्ड के सर्टिफिकेट में ही लिखा होता है। नेक्स्ट, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और जीडीआर तो ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। भाई इंडिया में आप जानते होंगे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एनएसई, बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे तो इंडियन कंपनी जो है वो शेयर की लिस्टिंग करवा ही सकती है, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर इंडिया की कंपनी को फॉरेन से पैसा लाना तो क्या करें, उसके लिए ऑप्शन है एडीआर या जीडीआर। जैसे कि फॉरेन में जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनवाईएसई, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो नैस्डैक, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब जिससे हम फॉरेन करेंसी में, जैसे कि डॉलर, यूरोज, उसमें भी हम पैसे रेस कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज जो वर्ल्ड में है, वहां पे अगर इंडिया की कंपनी को शेयर लिस्टिंग करवाना है, ओके, सो दोज इंडियन कंपनी विच कैन नॉट लिस्ट देयर शेयर्स डायरेक्टली ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, अगर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली इंडिया की कंपनी शेयर्स, खुद के शेयर्स रजिस्टर नहीं करवा पा रहे, तो उनके लिए एडीआर और जीडीआर ऑप्शन है। बेसिकली ये एडीआर जीडीआर है क्या, सी होता क्या है, इंडियन कंपनी जो है दे इश्यूज शेयर्स टू इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। मतलब बेसिकली अब देख लो ये इंडियन कंपनी है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यस ये इंडियन कंपनी है, दे सेल देयर शेयर्स टू इंटरमीडियरी। अब यहाँ पे कस्टडियन बैंक जो है ये इंटरमीडियरी है, ठीक है। तो कंपनी क्या करते हैं, उनके जो शेयर्स है, शेयर्स वो किसी इंटरमीडियरी को दिए जाते हैं शेयर्स, ठीक है, इशू करते हैं, और वो होने के बाद वो जो इंटरमीडियरी के शेयर्स है, इंटरमीडियरी के पास जो शेयर्स मिले हैं, वो शेयर्स को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एडीआर और जीडीआर, ठीक है। सो डिपॉजिटरी बैंक जो होती है, जिसे हम इंटरमीडियरी बोल देते हैं, सो डिपॉजिटरी बैंक इशू एडीआर एंड जीडीआर टू इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर्स। तो शेयर्स, मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने दे दिया कैनेडा बैंक, कैनेडा बैंक के जो फॉरेन में है उसको दिए, कस्टडियन बैंक को शेयर्स दिए, जिसके बदले में वो एडीआर या जीडीआर इशू करेंगे, ठीक है। सो वो एडीआर जीडीआर दिए जाते हैं, और एडीआर या जीडीआर वहां के पब्लिक को इशू करके जो पैसा आता है बैंक के पास, मतलब इंटरमीडियरी के पास, डिपॉजिटरी बैंक के पास, वो हमारी इंडियन कंपनी को पैसा मिलता है, ठीक है। नाउ इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन यूएसए, वो जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है अगर वो यूएसए में ट्रेड किया तो उसे एडीआर बोलते हैं, और यूएसए छोड़ के अदर वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर डिपॉजिटरी रिसिप्ट का ट्रेड किया जाता है तो उसे जीडीआर बोलते हैं, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ओके। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आगे भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिकली कमर्शियल बैंक मतलब नॉर्मल बैंक जहाँ पे हम पैसे सेव करते हैं, कॉमन मैन से, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको जरूरत है फंड की, लेंडर सर जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, दैट इज बोरोवर, तो उनको फंड भी प्रोवाइड किया जाता है बाय बैंक, ओके। सो इन एडिशन टू दिस बैंक बहुत सारे फंक्शंस कर दिए, जैसे कि कंपनी को लोन प्रोवाइड करना, कंपनी के शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, ओके, ये भी फंक्शन बैंक प्रोवाइड करते हैं। उसमें ओवरड्राफ्ट नाम की एक फैसिलिटी है, अगर कंपनी ने करंट अकाउंट ओपन किया है बैंक में तो ऑफकोर्स उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से जितना बैंक में बैलेंस है उससे भी ज्यादा पैसा कंपनी विड्रॉ कर सकती है बिकॉज ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओके। तो ये भी एक फंड के लिए सोर्स है, शॉर्ट टर्म फंड के लिए अच्छा सोर्स है कंपनी के पास, जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए पैसा मिलता है, जिसमें इंटरेस्ट भी कम लगेगा। ओवरड्राफ्ट में ऐसा है जितना फंड यूटिलाइज किया कंपनी ने उस पर ही इंटरेस्ट लगता है। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। इन कैश